गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रमेश IAS एकेडमी पटना के तहत यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी के लिए एंसेंट हिस्ट्री वर्कशॉप, ये मोबाइल नंबर हो गया 2 सेकेंड वाला जो नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर भी है। इतिहास, भारत का इतिहास पीटी में केवल आपको भारत का इतिहास पढ़ना है। पीटी में केवल भारत का इतिहास पढ़ना है। मेन में आपको विश्व का इतिहास पढ़ना है। ये पूरा वर्ल्ड के लिए परिभाषा हो गया, इतिहास का वर्गीकरण पूरा विश्व के लिए हो गया। तो इसमें 3 यूनिट हो गया। एक हो गया प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री, दूसरा हो जाएगा क्या प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा हो जाएगा हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री पूरा विश्व में ये लागू रहेगा इतिहास का वर्गीकरण। इसमें लिपि विहीन संस्कृतियाँ, ऐसा संस्कृति जिसमें लिपि या लिखावट, अक्षर ज्ञान उस समय नहीं हुआ, शामिल है। इसका अध्ययन भौतिक साक्ष्यों जैसे पाषाण उपकरण का मतलब का पत्थर से बना हुआ उपकरण, शव यानी कंकाल, अस्थि, दांत, चूल्हा, गृह, जले पशुओं के अस्थि और यानी हड्डी और सिंह के उपकरण आदि से किया जाता है। इस समय लिपि या लिखित या अक्षर बोध इस समय नहीं था। इसमें क्रमशः आएगा आपको पूरा पाषाण। एनसीईआरटी वगैरह देखेंगे ना तो पहले यही रहेगा जी, पेलियोलिथिक, फिर क्या हुआ मध्य पूरा पाषाण या सूक्ष्म पाषाण, मेसोलिथिक या माइक्रोलिथिक एक ही हुआ। उसके बाद आएगा नवपाषाण, न्यूलिथिक। उसके बाद ताम्र पाषाण, तो पाषाण मतलब पत्थर, तांबा और पत्थर। चैल्कोलिथिक मतलब कॉपर और पत्थर दोनों का एक साथ रहेगा। तब आ जाएगा ताम्र युग, कॉपर युग। उसके बाद आएगा आयरन युग। ये एनसीईआरटी या कोई भी किताब में स्टार्टिंग यहीं से करेगा, लेकिन ये इतिहास का जटिलतम खंड में से एक है। इसको फर्स्ट स्टेज में छोड़ दीजिए, हल्का फुल्का पढ़े लेकिन ओवर एम्फेसिस नहीं कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता से एम्फेसिस करेंगे और इसमें धीरे धीरे हल्का फुल्का पढ़ते रहेंगे जब तक। तो इसके चक्कर में हमारा जो है वो फिर बहुत सारा कमजोर सेक्शन हो जाएगा। तो ये अभी अवॉइड करेंगे। फिर सेकेंड स्टेज बहुत जटिलतम खंड है और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आता है। सेकेंड हो गया आदि इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। यहाँ से हम इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें लिपि युक्त संस्कृतियाँ साथ में हैं, यानी लिपि आ गया इसमें, परंतु लिपि को पढ़ा या समझा नहीं जा सका है, उसको पढ़ा या समझा नहीं जा सका है, परंतु महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। भारत में एकमात्र है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे चावल का दाना मिला, गेहूँ मिला, रोड मिला, तो ये सबसे उसका स्टडी कर लेते हैं, लेकिन लिपि को पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। तीसरा हो गया का ऐतिहासिक युग, हिस्टोरिकल। इसमें क्या होगा, इसमें लिखित इतिहास, साहित्यिक साक्ष्य उपस्थित है। भारत में क्या ऋग्वेद से लेके वर्तमान तक की संस्कृतियाँ जो है वो क्या ऐतिहासिक चरण का हो गया। अब भारतीय ऐतिहासिक युग का वर्गीकरण, तो प्राचीन तो सिंधु घाटी सभ्यता से इसको मानते हैं, लेकिन पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक वगैरह को भी स्टडी करना पड़ेगा हल्का फुल्का। सिंधु घाटी सभ्यता से 800 AD, तो प्राचीन में ऐसे भी लिया जाता है इसको, प्राचीन में ऐसे भी आता है ये। राजपूत 12 तक भी लिया जाता है। पीटी और मेन में केवल कल्चर पढ़ना है। कल्चर छोड़ के कोई सेक्शन बुद्धिज्म यानी उसमें भी आ जाएगा, बुद्ध महावीर भी आ जाएगा। तो कल्चर सेक्शन स्पेशली आर्ट और आर्किटेक्चर, ये आपको यूपीएससी मेन में पढ़ना है, बीपीएससी में भी पढ़ना है, लेकिन केवल 4। तो ये मोटा मोटी पीटी का हो गया। इसके चलते दिल्ली में इसको एम्फेसिस नहीं करवाता है लोग। सेकेंड स्टेज हो गया एंशिएंट का ही ये पार्ट माना जाता है, राजपूत काल, या अलग से भी पढ़ सकते हैं। तो ये राजपूत हिस्ट्री 800 से एंशिएंट में माना जाता है, 800 से 1200। ये पीटी में मेन में ओनली कल्चर यानी स्थापत्य मोटा मोटी,
लिटरेचर से नहीं के बराबर पूछता है। इसके बाद मध्यकाल आ गया, मेडाइवल। तो ये जो है ना, ये जो है इसमें बिहार से बहुत ज़्यादा है जी। बुद्धिज्म, सिंधु घाटी तो बिहार से नहीं संबंधित है, वैदिक का भी संबंध बहुत कम है, लेकिन बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिर मगध जनपद, वैशाली, चंपा और मगध का उत्थान। तो मौर्य, गुप्ता और बीच में कान्व, शुंग, सातवाहन वगैरह तो बिहार से नहीं है, लेकिन और सब है। तो मोटा मोटी बिहार से बहुत क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। तो प्राचीन में ये कहा 50% मोटा मोटी मान लीजिए बिहार का इतिहास है। ये क्या हुआ 1200 से 1750 माना था। इसके भी दो उपकाल हैं। एक हो गया दिल्ली सल्तनत, ठीक है, ये 1200 से 1526, और दूसरा हो गया मुगल, ये हो गया 1526 से लेकर 1707। पीटी में मेन में कल्चर, तो मेन में कल्चर में एक ही आएगा, इंडो इस्लामिक कल्चर। मध्यकाल से एक ही कल्चर आ सकता है, आता है, इंडो इस्लामिक कल्चर। और एंशियंट से फिर कल्चर बहुत हो जाएगा, उसका चर्चा करेंगे थोड़ा सा आज हम लोग, कैसे कैसे करना है। आधुनिक या ब्रिटिश काल, मॉडर्न हिस्ट्री, 1750 से लेके 1947। इसको बोलता है लोग 1857 पूर्व का इतिहास को बोलेगा मॉडर्न हिस्ट्री तक, फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें ये क्या मोटा मोटी ये पीटी का है, लेकिन कुछ टॉपिक जो है लापरवाही नहीं कर सकते, अब यूपीएससी दे रहे हैं तो, ठीक है। एंड मेन ओनली, ठीक है, ट्राइबल पीजेंट रिवोल्ट, ये मेन में आते रहता है। फिर पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब जो है ये सब आएगा, मेन में आएगा, कई बार आएगा नहीं, आया हुआ है। तो ये 3 सेक्शन जो है 1857 के पहले वाला सेक्शन है। तो ये तीनों को फिर पीटी के समय ओवर एम्फेसिस कर देंगे। और फिर 1857 से लेके आज़ादी तक, माउंटबेटन प्लान तक, ये पीटी का मेन, इसको फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है, स्वतंत्रता संग्राम। अब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो जिसे हम लोग पढ़ाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होता है। तो लड़का लोग क्या करेगा ना, स्टूडेंट लोग, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा में सुपर स्पेशलाइजेशन कर लिया, और फिर बाद का टॉपिक है राजपूत काल का, उसमें बेसिक नॉलेज भी नहीं हो पा रहा है। वर्धन काल आ रहा है तो बेसिक नॉलेज भी नहीं हो। तो हम लोग क्या कहते हैं, जब शुरू कर रहे थे सिंधु घाटी से, इसको सेक्टर में बांट के पढ़ना है। तो पहला राउंड में तो आपको ऑर्डर में ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब आपका पर्याप्त तैयारी होगा तो सीधा सीधी का जैन बुद्धिस्ट उल्टा भी पढ़ सकते हैं, पूरा जब आप फेमिलियर हो गए सिलेबस से। ये नहीं कि जब पढ़े थे हड़प्पा से, हड़प्पा में सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया, अब बाद में कमज़ोर हो गया। तो आपको मोटा मोटी पूरा सिलेबस को लगभग एक टाइप से एम्फेसिस करना है, तो एक समस्या होता है। तो 1300 से लेके 1750 BC। इसके बाद का ऋग वैदिक या वैदिक संस्कृति शुरू, उत्तर वैदिक 1500 से 600 BC। फिर जैन बुद्धिस्ट, जैन बौद्ध, जैन पहले लिखाएगा जी, बौद्ध बाद में लिखाएगा, पहले जैन धर्म आया तब बौद्ध धर्म आया, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये एक सेक्टर हुआ। जब पढ़ेंगे ना तीनों, ये मेरे अनुसार ये तीनों सेक्शन जो है बहुत आसान है, आपको हो सकता है कि जटिलता लगे, लेकिन इसके बाद ये थोड़ा सेकंड सेक्टर हो गया, महाजनपद काल। एनसीईआरटी में पर्याप्त दिया है, उतना पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। 6ठी सदी ईसा पूर्व। इसी महाजनपद में क्या हुआ, 16 महाजनपद था, इसका चर्चा करेंगे आज हम लोग। उसमें से क्या हुआ, मगध जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, वो पूरा भारत, लगभग संपूर्ण भारत पर, ठीक है, पूरा संपूर्ण भारत पर ये राज्य किया। तो ये महाजनपद से मगध का उत्थान कैसे हुआ, और इसमें 2 वंश बहुत बड़ा है, एक हो गया मौर्य वंश और दूसरा गुप्त वंश। मगध के राजवंश क्रमशः, ये स्ट्रक्चरल हिस्ट्री हो गया। तो मगध के या भारत के राजवंश क्रमशः पढ़ेंगे, और उससे फिर अटैच करेंगे विदेश, भारत में विदेशी राजवंश। तो किस राजवंश का किस विदेशी राजवंश से, यूनानी से, शक से, सातवाहन नहीं है जी, उस सबसे झगड़ा हुआ। फिर 5वां हो गया, इससे सिंपल खंड है, हर्षवर्धन या वर्धन या पुष्यभूति वंश और उत्तर भारत का इतिहास। तो एक सेक्टर मानेंगे इसको एक सेक्टर मानेंगे। पर्याप्त जब तैयारी हो गया ना, तो महाजनपद से शुरू किए,
ये नहीं कि जब कर रहे तो हड़प्पा से, तो फिर आपका हड़प्पा करेंगे तो फिर सिलेबस गड़प्पा हो जाएगा। फिर तीसरा सेक्टर हो गया राजपूत काल 800 से 1200, और उसी के साथ ये बहुत सारे टीचर पढ़ाते नहीं, लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाते नहीं है, तो कई बार क्या बेसिक जो पूछ दिया, बेसिक जो है वो भी फर्स्ट हो गया है बेसिक में भी। अब राजधानी कहाँ है, पल्लव का राजधानी कहाँ है, चौल का राजधानी कहाँ, चालुक्य का, राष्ट्रकूट का कहाँ, आरंभिक चालुक्य का, पूर्वी चालुक्य का, उत्तर चालुक्य का राजधानी कहाँ है, तो इतना संस्थापक कौन था इतना भी नहीं पढ़ पाए, तो फिर फंस जाइएगा। तो वो आपको क्या कर रहा है, सबको लगभग बताया शुरू में यूनाइटेड या इंटीग्रेटेड तैयारी। ये क्या एक बार राजपूत शुरू किए, बहुत दिन हो गया दिक्कत हो रहा, तो राजपूत एरा से शुरू किया और फिर दक्षिण भारत पढ़े। इसका दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का अलग से पढ़ेंगे हम लोग, ये अरब मुस्लिम पहले ये पढ़ेंगे जी। तो ये दिल्ली सल्तनत से मुगल तक हो जाएगा, यानी औरंगजेब के बाद तक, दिल्ली सल्तनत के पहले से लेके औरंगजेब के बाद तक थे, किताब में अलग अलग दिया रहता है, तो इसको एक फ्रेम में पढ़ेंगे तब जाके आपको कमांड होगा। फिर दिल्ली सल्तनत का संक्षिप्त इतिहास, तो संक्षिप्त इतिहास में बहुत संक्षिप्त पढ़ेंगे। तो जैसे राजा हो गया ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो सी ग्रेड वाला जो राजा है ना फिर दोबारा चर्चा नहीं होगा। इसका यह है, रजिया सुल्तान के पहले कौन था, रजिया सुल्तान के बाद कौन था, एक छोटा छोटा राजा था, तो वो क्या हुआ, उस सब का फिर दोबारा चर्चा नहीं होगा। फिर दिल्ली सल्तनत का साहित्यिक सूर, तो पहले राजा का हम समझ लेंगे ना, इसके बाद पहले गुलाम वंश के बाद कौन वंश आया, खिलजी वंश आया, खिलजी के बाद कौन आया, तुगलक वंश, तुगलक के बाद कौन आया, फिर गुलाम वंश में राजा कौन कौन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ बड़ा बड़ा राजा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बड़ा इल्तुतमिश वो उसका दामाद था, उसके बाद बलबन बना, ये 3 बड़ा बड़ा राजा है। उसके बीच में रजिया सुल्तान वगैरह सब रहेगी। तो वो पहले तो वो कमांड कर रहा है, स्ट्रक्चरल हिस्ट्री वो काफ़ी दिक्कत करता है, नीरस रहेगा, इसका यह हत्या क्या, उसका हत्या क्या, तब विस्तृत हत्या, इसमें क्या सुपर ए ग्रेड और ए ग्रेड का पर्सनालिटी रहेगा, जिसके बाद कौन आया, मर्डर हुआ, ये वो खुसरो सब विस्तृत में नहीं रहेगा। ये इंटर रिलेटेड है 1 से लेकर 4। फिर क्या हुआ, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, जो शंकराचार्य से शुरू होगा और उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों में हुआ। सूफी हो गया, मुस्लिम सूफी हो गया, इसको गैर इस्लामिक माना जाता है। ये अद्वैतवाद, शंकराचार्य के अद्वैतवाद को ये मानता है सूफी, इसके चलते। फिर विजयनगर बहमनी, तो विजयनगर बहमनी कर लेंगे तो हाईएस्ट लेवल का तैयारी हो जाएगा। ये दिल्ली सल्तनत से मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये दोनों अलग साउथ में स्टेट बना, ये हो गया का। इसके बाद फिर अलग से पढ़ेंगे, इसके बाद का अब सीधे चले आ रहे हैं हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। तो हड़प्पा पहले नाम हुआ, बाद में सिंधु घाटी में पाएगा तो सिंधु सभ्यता नाम हो गया। इसको इराकी मेसोपोटामिया साहित्य में मेलुहा सभ्यता कहा जाता है। हिस्ट्री में भी पढ़ना, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ना, फुल क्वेश्चन। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, कॉम्पैक्ट करना मेन समस्या है जी। ये नहीं कि लंबा लंबा नोट लिख रहे, क्वेश्चन का फ्रेम देख लीजिए और सब डायमेंशन, जैसे बताया ना खाना खिलाने आता है तो सलाद बनाते हैं तो सब डायमेंशन, गाजर है, चुकंदर है, किसी को चुकंदर बहुत अच्छा लगता है, किसी को खीरा अच्छा लगता है, किसी को ककड़ी अच्छा लगता है, किसी प्याज टमाटर को टमाटर अच्छा लगता है। ठीक है, 1856 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता की पहचान या खोज की। तो रेलवे लाइन बिछ रहा था, डलहौजी काल में रेलवे लाइन बिछ रहा था, तब नजर आया ये मकान उकान दबा, जमीन के नीचे दबा हुआ नजर आया, लेकिन खुदाई नहीं हुआ। खुदाई क्या, 1921 हड़प्पा स्थान, तो हड़प्पा कोड हो गया जी। हड़प्पा में क्या हुआ, RA से क्या हो गया, RA से हो गया रावी नदी। अभी हम लोग गए हुए थे क्या जम्मू, और जम्मू से गए थे फिर शिवखोड़ी, पटनी टॉप, तो रास्ता में सतलज का फोटो खींचे हैं कैमरा से, शाम में सवेरे मॉर्निंग का समय था। फिर आपको चेनाब का, रावी का, ब्यास का, ये सब का रेलवे लाइन से 2-3 नदी का फोटो, चेनाब और सतलज का तो बढ़िया से फोटो खींचे हुए हैं। चेनाब में तो फिर बैठ के हम लोग पानी से ये भी किए, पानी भी छुए। तो हड़प्पा में RA से क्या हुआ, रावी नदी। PP से क्या हुआ, PP से हो गया पाकिस्तान का पंजाब प्रांत।
पीपीसी का पाकिस्तान का पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला से पाया गया। दयानंद सहनी, तो सहनी वर्ड पकड़ लिए, ठीक है। या दयाराम, राय बहादुर दयाराम सहनी पूरा लम्हा है। तो हड़प्पा, हड़प्पा में आर से क्या हो गया, राय बहादुर दयाराम सहनी। ये हड़प्पा का मतलब क्या हुआ, कोई सामान आपका ठग लिया, हड़प लिया। तो हड़प लिया तब क्या हुआ, क्या कीजिएगा। थोड़ा जो बीपीएससी का तैयारी छोड़ के, यूपीएससी का तैयारी छोड़ के अब उसके पीछे मारपीट कर रहे हैं। जैसे अभी बाबर का हत्या कर दिया लोग यूपी में, योगी जी जीत गए और मिठाई बांट दिया। तो मिठाई बांटने से थोड़े योगी जी जीते, योगी जी के जीतने के बाद और हत्या कर दिया परिवार पट्टीदार लोग। तो अब क्या हो गया, अब वो सारा लोग का बर्बाद कर देगा लोग। तो सह लेके पढ़ाई लिखाई में लगे रहेंगे। तो अगर कोई सामान या जमीन जायदाद आपका हड़प लिया तो अभी मेन पीरियड है पढ़ने लिखने वाला, उस समय पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसके पढ़ जाएंगे तो फिर अपने बर्बाद हो जाएंगे। तो केस का तो जो होगा सो होगा ही। तो ये सहनी साहब खोज किए। बिहार में सहनी करके टाइटल बहुत सारा लोग का है। 5000 वर्ष पूर्व पुरानी, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान का पंजाब भी याद करना पड़ेगा। अति विकसित नगरीय सभ्यता की खोज की, सहनी ने इसको क्या क्या हड़प्पा सभ्यता कहा। 1921 में एक और हुआ था जी, भारत का जनसंख्या विभाजन बढ़ गया है। तो 1921 के पहले यानी प्राचीन काल से लेकर 1921 तक उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर था। लेकिन 21 में क्या हुआ, मेडिकल साइंस आने लगा तो फिर क्या हुआ, जन्म दर मृत्यु दर में कमी आ गया। तो मृत्यु दर में कमी आ जाएगा तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी सब पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफी में दोनों में पढ़ना है। और ज्योग्राफी में ऑप्शन पढ़ेगा तो वर्ल्ड में भी पढ़ना है, 3 4 5 जगह पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे मृत्यु दर में कमी आ, जिसको बीमार है आदमी, तो बीमार है तो दवा दारू दे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड चरण। अब थर्ड चरण क्या हुआ, जब जन्म दर में कमी आएगा, जैसे 71 के बाद से जन्म दर मतलब बाद में सिंधु और उसके सहायक नदियों में घाटी में 300 से अधिक स्थलों में समरूप सभ्यता के लक्षण मिलने के कारण इसका नाम चेंज हो गया सिंधु सभ्यता। और इसमें बहुत सारा ज़्यादा आपको मिला है, कहाँ बहुत ज़्यादा मिला है, सरस्वती नदी। तो कुछ जो लोग हैं उसको सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, ज़्यादा बसाव सरस्वती नदी के किनारे मिला है। इस सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग के महानिदेशक म से क्या हो गया, मार्टियर विलर। काल समय किस समय का है, आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री। इसमें लिपि युक्त संस्कृतियाँ शामिल है परंतु लिपि को पढ़ाया नहीं समझा सकते हैं। ब्रॉन्ज एज या कॉपर एज, इसमें क्या हो गया, कांस्य एज या ब्रॉन्ज एज। इसमें कॉपर या तांबा और टीन। तो कॉपर आता था राजस्थान की खेतड़ी से और टीन आता था अफगानिस्तान और ईरान से। ये भारतीय ताम्र पाषाण संस्कृति से प्राचीन है। 2300 से 1750 बीसी या ईसा पूर्व वो वर्तमान से 5000 वर्ष पुराना है। इसका परिपक्व काल एनसीईआरटी में दिया 2200 से 2000 ईसा पूर्व। तो ये सब क्या धीरे धीरे आपको कमांड करना पड़ेगा। अब सिंधु घाटी का भौगोलिक विस्तार, कुल क्षेत्रफल 13 लाख, भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख। भारत का जो वर्तमान में क्षेत्रफल है वो क्या है, 32.8 लाख, 32.8 लाख है क्षेत्रफल। ये क्या हो गया, ये हाँ यहाँ लिखा हुआ है। और इसका क्या 1/3 लगभग क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता था। ये मिस्र और मेसोपोटामी सभ्यता से अधिक विस्तृत है। उत्तरी सीमा मांडा कश्मीर, दक्षिण तो उत्तर, कोई भी चीज पढ़ेंगे ना तो ऐसे पढ़ेंगे जी, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में क्या हुआ, कश्मीर का मांडा। सबसे दक्षिण में क्या, डैमाबाद महाराष्ट्र। सबसे पश्चिम में क्या हुआ, सुख्ता गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर है। अब पूर्वी क्या हो गया, पूर्वी से ठीक है आलमगीरपुर, ठीक है आलमगीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये सब का मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। देखिए तो ये क्या हुआ, नॉर्थ से साउथ नदी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा,
इंडस, इंडस के नीचे आएगा झेलम, झेलम के चेनाब, तो चेनाब में इस बार गए हम लोग तो पानी में, थोड़ा पानी से ऐसे से किए हम लोग। रावी, ब्यास, सतलज, तो यानी पटना से जाएंगे हम लोग तो यहाँ जम्मू मिलेगा जी, ये जम्मू हो गया। तो पहले नदी नॉर्थ से साउथ दिमाग में रखेंगे। तो जम्मू से फिर इधर हम लोग गए तो चेनाब मिल गया, ठीक है। वहाँ रोड पुल बन रहा था, थोड़ा जाम था तो गाड़ी लगा के, और छोटा सा मंदिर भी है, तो इस बार से उस बार चेनाब पार गए। तो हम लोग शिवखोड़ी और फिर पहुँचे कहाँ, पटनी टॉप, पटना से पटनी टॉप। तो सतलज तो काफ़ी चौड़ा है, तो हम ध्यान दिए हुए थे, तो पूरा उसमें गिट्टी वगैरह पत्थर सब निकाल रहा था लोग, जिसका अच्छा से फोटोग्राफी कर लिए। देखिए, तो पहले आपका इन नदी का दिमाग, तब सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये सारा देखिए नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ जो है सारा नदी को ध्यान देंगे। नॉर्थ से साउथ सारा नदी ध्यान देंगे, नॉर्थ से साउथ। उसके बाद क्या हो गया, ये सब हो गया। अब आगे सिंधु सभ्यता, इंटरनेट पर है ये सब चीज, देखिए ये सब जो है कौन कौन स्थल कहाँ है। हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है, तो फिर आप अपना धीरे धीरे इसको सब मैप पे ले लिए, इधर से जैसे इसमें नहीं दिया, ठीक है। चढ़ुदाड़ो, कोट दीजिए, ये पढ़ना है। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का यहाँ हो गया पाकिस्तान का सिंधु प्रांत हो गया। फिर आगे बढ़े तब क्या मिला, बनवाली, लड़काना छोड़ दिया, हड़प्पा, कालीबंगा। फिर इधर गया तो बनवाली, ये फिगर में अच्छा से दिए हुए हैं, देखिए ये फिगर में, और सब आलतू फालतू को माइनस कर दिए हैं। ये क्या हुआ, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, बगल में कोट दीजिए, चन्हुदाड़ो, अमरी, और इधर क्या हो गया, बालाकोट। और सबसे पश्चिम वाला जो अभी पढ़े थे सुक्ता गेंडोर, सुक्ता गेंडोर सबसे पश्चिम में हो गया। और सबसे पूरब में क्या हो गया, इधर आलमगीरपुर, वो इसमें नहीं दिए हुए हैं। फिर मांडा हो गया, रोपड़ हो गया, पंजाब में बनवाली हो गया, हरियाणा में कालीबंगा, राजस्थान में राखीगढ़ी, ये तीनों हरियाणा में हो गया, बनवाली, राखीगढ़ी, मिताथल। ये फिर गुजरात में बहुत सारा है ये। तो धीरे धीरे ना मैप को ध्यान देंगे, मैप से भी क्वेश्चन पूछा, जैसे एक कोस्टल एरिया में है, सोमनाथ साइट नहीं है, ठीक है। लोथल जो है ये खंभात की खाड़ी के ऊपर में भोगवा नदी पर है। रन ऑफ कच्छ में धौलाधर है, उसके बगल में क्या, सुक्ता गेंडोर। फिर ये जरूरी नहीं है ये, फिर 2-3 साइट है, तो सबको मैप में धीरे धीरे दिमाग में रखेंगे। अब हो गया केवल ऐसे पढ़ेंगे, तो यूपीएससी बीपीएससी में वेटेज देना पड़ता है आपको, तो सबका आप सब चीज़ नहीं याद कर सकते हैं। जैसे मांडा जो है ये सिगरेट का है, एक ही 2 बार आएगा, मांडा अखनूर। तो मांडा क्या हो गया, मांडा सबसे नॉर्थ साइड हो गया जो कश्मीर में है, अखनूर, आकोनूर। तो पटनी टॉप पर गए थे मेरा, तो वहाँ बर्फ था पूरा, तो बर्फ क्या हो गया, हम बिहारी लोग के लिए आख का नूर हो गया। तो कश्मीर या सिक्किम जाइएंगे तो वहाँ पर अखनूर हो जाएगा। अब किस नदी के तट पर, कोई नदी किनारे नहीं, खोज करता कौन है, किताब में दिया रहता है, लेकिन सारा आपको याद नहीं करना, संभव ही नहीं है। तो थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ता है प्लानिंग करके। पंजाब, पंजाब में रोपड़, रोपड़ क्या, सतलज पर, ठीक है। और ये क्या हुआ, यज्ञदत्त शर्मा, ये खोज के थे आज़ादी के बाद, ये साल याद नहीं रह पाता है ये। आजाद यज्ञदत्त शर्मा यानी भारतीय है, हिंदू है, तो आज़ादी के बाद, उसके बाद बांडा, शंघोल। 3 साइट है भारत के पंजाब में, ये भारत के पंजाब हो गया, पाकिस्तान का पंजाब अलग है। फिर हरियाणा, हरियाणा का बनवाली, राखीगढ़ी, मिताथल। ये बेसिक स्ट्रक्चरल हिस्ट्री हो गया। ये नहीं करेंगे ना तो फिर हर समय आपको प्रॉब्लम बना रहेगा, तो ये हर समय प्रॉब्लम बना रहेगा। तो ये का बनवाली क्या हो गया, सरस्वती या घग्गर नदी पर। राखीगढ़ी क्या, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला नगर, पहले ये सेकंड नंबर पर था, अब नंबर 1 पर आ गया है। और मिताथल क्या, यमुना नदी पर है। ये क्या हुआ, बनवाली का खोज
रविंद्र बिष्ट की है। बनवाली का खोज रविंद्र बिष्ट की है। राखी गढ़ी का क्या हुआ? सूरज भान। तो राखी का हस्बैंड कौन है? राखी और ठीक है, राखी का सूरज है। मिताटल का भी क्या हुआ? सूरज है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा कर लेंगे। अब बनवाली रविंदर, बनवाली का हस्बैंड कौन है? रविंदर, या भाई बहन जैसे हो सके। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी पर है और इसका भी खोज कौन किया? यज्ञदत्त शर्मा। उसी तरह से राजस्थान का पढ़ लेंगे, गुजरात का पढ़ लेंगे। गुजरात का सारा साइट आपको, अब इसमें क्या है ना कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी, लोथल, व्यापारिक ने खंभात की खाड़ी के तट पर है। इसका खोज कौन किया था? HR राव। उसके बाद इसमें धौलाधर सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। थर्ड पोजीशन पर सुरकोटोटा। तो धौलाधर का कौन कौन किया था? जगपति और रविंद्र बिष्ट, इसका भी जगपति किए थे। रंगपुर क्या हुआ? मादर नदी पर है। इसका खोज कौन किया था? माधव स्वरूप वत्स। तो धीरे 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 बढ़ाते रहेंगे लेंथ, ठीक है। जगपति जो है वो 2 चीज का खोज किए है। उधर सूरज भान भी 2 साइड का खोज किए। फिर महाराष्ट्र का डैमाबाद। तो ये क्या हो गया? पूरा 7 राज्य हो गया। अब पाकिस्तान का सिंधु, पाकिस्तान के सिंधु घाटी से स्थल, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान झारखंड टाइप का खनिज प्रधान है। पंजाब में केवल हड़प्पा है जो रावी नदी तट पर, इसका खोज दयानंद साहनी की पढ़ चुके हम लोग। अब बहुत सारा साइट सिंधु में है। ऐसे भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में काम चल जाता है। जैसे गुजरात में बहुत साइट है, यहाँ देखेगा कि गुजरात में बहुत साइट है, तो कोई साइट नहीं समझ में आया ना तो गुजरात मार दिए। देखिए गुजरात में कितना है? 6 साइट है। उसी तरह से पाकिस्तान के सिंध, तो सिंध का मतलब क्या हुआ? डेल्टा एरिया। डेल्टा मतलब फर्टाइल एरिया, तो वहाँ ज़्यादा रहेगा। मोहनजोदड़ो के कोट दीजिए, अमृत, चरहुदार, ये सब क्या है? सिंधु नदी तट पर है और सिंध प्रांत पर है। बालाकोट अरब सागर में, तो मैप में देखे थे अभी। फिर इसका सिंधु का मोहनजोदड़ो का खोज किया, इसका है भूरी है, इसका है, इसका राखलदास बनर्जी हो जाएगा ये। इसका हो जाएगा राखलदास बनर्जी, ऊपर नीचे हो गया। मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी। फिर डाबरकोट, सुक्ता गेंडोर, दास नदी के तट पर है। स्टाइन ओरेल, यानी अंग्रेज मान लेंगे इसको, यूरोपीय या अंग्रेज मान लेंगे। तो सुक्ता गेंडोर का जो है वो सबसे पश्चिम है भारत का, 10 नदी पर या 10 नदी पर। तो ये क्या हुआ? ऐसे पहले ये हमको कमांड करना पड़ेगा, तब आगे गाड़ी बढ़ेगा। अब अगर सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता प्रजाति रेश कौन कौन था? प्रोटो एस्टोलॉयड या द्रविड़ को प्रधान निर्माता प्रजाति माना जाता है। जैसे मध्य भारत या झारखंड में गोंड, भील, संथाल, मुंडा, उराव, हो और दक्षिण भारत की सभी जनजाति, ये पूर्वोत्तर भारत का नहीं है। तो ये सब मध्य और दक्षिण भारत का जो जनजाति है, यानी उराव वगैरह देखेंगे तो वो क्या? प्रोटो एस्टोलॉयड होगा वो लोग। ये याद करना, पहले इसको द्रविड़ कहा जाता था, अब ये हो गया। तो इसी यही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता प्रजाति माना जाता है मेन। उसके बाद का भूमध्य सागरीय भी वैरायटी है, मेडिटेरियन सी से आए हुए लोग। अल्पाइन पर्वत, ये भी यूरोप का हो गया। मंगोलॉयड यानी चीनी या नेपाली के समान। तो हम लोग जो है ना कॉकोशॉयड, ये दोनों प्रकार हो गया। हम लोग जो है कॉकोशॉयड वैरायटी का नॉर्डिक है हम लोग, तो ये अलग वैरायटी होगा। अल्पाइन और भूमध्य सागरीय कॉकोशॉयड का ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग रहेगा। फिर ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक, इसको वैदिक संस्कृति कहेगा शॉर्ट में, के निर्माता पद कॉकोशॉयड के प्रजाति का नॉर्डिक प्रजाति। तो ये क्या? नॉर्डिक हम लोग हो गए। तो विश्व में 3 प्रजाति माना था, कॉकोशॉयड, मंगोलॉयड और निग्रोइड। तो अफ्रीका का लोग हो गए निग्रोइड। नेपाली नाग चिपटा वाला जो हो गया वो मंगोलॉयड हो गया। उत्तर भारत के अधिकांश हिंदू मुस्लिम सब अधिकांश जनसंख्या हो गया ये। फिर हो गया सिंधु घाटी की नगर नियोजन। तो ये इस तरह से पॉइंट कर करके पढ़ेंगे। नगर नियोजन, मकान का संरचना, ऐसे करके पढ़ेंगे। तो फिर रेगुलर क्लास में अभी वैदिक थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो वैदिक संस्कृति यही ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक आ रहा था। ये दिमाग में रखना है कि आरंभिक हिंदू संस्कृति हो गया ये,
ठीक है। तो ये वो हिंदू वाला टाइप का नहीं है, लेकिन वहाँ से तो मेरा जो अपना आकलन है कि हड़प्पा संस्कृति जो कह रहा है लोग की प्रोटोस्टोलॉइड का, एक्चुअली वो नॉर्डिक का हम लोग का है। तो इस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन इतिहासकार लोग जो कहता है उसी को आपको मान के चलना पड़ेगा। काल का 1500 से 620 इतिहास के अनुसार क्या मोटा मोटी हिंदू लोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र को जीत लिया और फिर वो हिंदू संस्कृति शुरू किया। जबकि शिव, बहुत सारा पेड़ पौधा का पूजा, ओम, ये सब क्या वहाँ से मिला हुआ है। पीपल का पेड़ का पूजा, ये सब वहाँ भी था। तो वो थोड़ा सा इतिहास भ्रष्ट टाइप से कर दिया है लोग। ऋग्वेद जब लिखा गया, इसका काल क्या हो गया, 1500 से 1020 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक, तो ऋग्वेद में इस सब का चर्चा करेंगे 1000 से 620 या ईसा पूर्व। निर्माता प्रजाति में पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। नॉर्डिक उपप्रजाति, आर्य, पहले आर्य बोला था, अब नॉर्डिक हो गया। आरंभिक निवास सप्त सिंधु, पश्चिमोत्तर भारत, जहाँ पर हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, जहाँ पर हड़प्पा और सिंधु सभ्यता था, उसी प्रदेश में वो जीत लिए लोग, जो इतिहासकार बोलता है। ये पंजाब में क्या 5 नदी, तो सिंधु कश्मीर में हो गया जी। पंजाब की 5 झेलम, चांबी, रावी या सतलज, और राजस्थान की शोषत्री, ये सब क्या हो गया, ये दोनों के लिए हो गया, हड़प्पा के लिए भी है और आर्य संस्कृति वैदिक के लिए हो गया। वैदिक साहित्य स्रोत, वैदिक साहित्य स्रोत, तो वैदिक संस्कृति के बारे में 2 स्रोत से जानते हैं। एक तो का साहित्यिक स्रोत बहुत विस्तृत है, और दूसरा का पुरातात्विक, तो पुरातात्विक बहुत ज़्यादा नहीं मिला हुआ। वेद, तो वेद का अर्थ क्या हुआ, ज्ञान या आर्यों का श्रेष्ठतम ज्ञान। तो ये क्या हो गया, अब हम लोग बहुत सारा चीज़ जो है आज भी इसका यूज कर रहे हैं। तो श्रेष्ठतम का मतलब फाइनल, जिसको हम लोग सत्य बोल सकते हैं। बहुत सारा थ्योरी बायोलॉजी में है, उसमें सिंथेटिक थ्योरी क्या है, लामार्क और डार्विन को मिला के फाइनल बनाया गया, जो आज के डेट में वैलिड है, कल के डेट में वो कैंसिल हो सकता है। एटॉमिक थ्योरी, एटम सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, पदार्थ का सूक्ष्म कण है वही एटम, वो बहुत दिन चला, उसके बाद का पता चला ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो उस समय का जो सिस्टम ज्ञान था, जैसे बरगद पीपल का पेड़ का पूजा करना, जिसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है, लेकिन वातावरण को शुद्ध करता है, पता नहीं उन्होंने कैसे रिसर्च किया, और तो कोई कारण व्यवहारिक उपयोग तो नहीं है। तुलसी का पौधा जो है औषधीय गुण हर एक घर में लगाना चाहिए। देखा आर्यों का श्रेष्ठ ज्ञान हो गया। नदी नाला को माता, धरती को माता, गाय को माता, गाय को खाना नहीं है, गाय को खाने से बढ़िया है कि गाय बैल को संरक्षित किया जाए, तो क्या होगा, दूध दही जिंदगी भर मिलेगा गाय से। गाय खाएंगे तो तरह तरह का बीमारी होगा। बैल क्या है, पूरा इकोनॉमिक, खेत जोतता है बैल, फिर क्या हो गया, फिर बैलगाड़ी परिवहन का साधन बैल। तो ये आर्यों का श्रेष्ठ ज्ञान होगा। विश्व का ये प्राचीनतम साहित्य है, इसका यानी ऋग्वेद, ठीक है, इसका चारों वेद, इसका नहीं, चारों वेद, महाभारत और भागवत गीता का अंतिम प्रमाणिक संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था। तो चारों वेद, महाभारत और भागवत गीता वो एडिट करके फाइनली ये किए। ऋग्वेद हो गया 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसमें क्या भौतिक समृद्धि, जैसे धन प्राप्त हो, धान्य प्राप्त हो, यानी अन्न प्राप्त हो, पुत्र प्राप्त हो, पशु, वर्षा आदि हेतु देव स्तुति है। जैसे मोक्ष या स्वर्ग या इस सब का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो क्या वर्षा हो जाए, धान हो जाए, अनाज, कर्म योगी था ये लोग, ठीक है, एस्केपिस्ट नहीं था। ऋग्वेद के बाद वाला जो साहित्य है उसको उत्तर वैदिक कहेंगे। ये कब भी कहलाएगा, 1000 से 600। ये हो गया यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में यह से क्या हुआ जी, यश हो गया यज्ञ कर्म कांड। यजुर्वेद में यह से क्या हुआ, यज्ञ कर्म कांडों की विधियों की प्रधानता है। फिर हो गया सामवेद। सामवेद स से क्या हो गया, संगीत या गान प्रधान, यह मंत्रों की प्रधानता है। ऑर्डर फिक्स है,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तब अथर्ववेद या ब्रह्मवेद। तो शुरू के 3 वेद को त्रय भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब अथर्ववेद में क्या हुआ, इसमें विविध विषयों जैसे विस्तृत कृषि, वनस्पति, औषधि, चिकित्सा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत आदि का वर्णन है। वेद खत्म हो गया। वेद का 4 प्रकार हुआ, चारों खत्म हो गया। अब आ गया ब्राह्मण। ये भी साहित्य है। तो ब्राह्मण जाति भी है और ब्राह्मण साहित्य भी है, तो दोनों को एक मान लेंगे। तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, यज्ञ विधि। तो शादी विवाह होता है तो भी क्या यज्ञ विधि, धार्मिक कार्यों का वर्णन। तो जैसे हिंदू धर्म में शादी होता है, बिहार में तो गहना चढ़ाता है दूल्हा का बड़ा भाई, दुल्हन को गहना चढ़ाता है। तो एज ए गार्जियन, तो विवाह के सिंदूरदान के पहले सिंदूरदान के पहले होगा। तो इंगेजमेंट होता है पहले, जिसको छेका बोलते हैं हम लोग, बरछिया बोलता है लोग। उसके बाद तिलक होगा, तब शादी होगा। शादी का प्रोसेस अभी चल ही रहा है। शादी होगा तो फिर दुल्हन आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। एक स्टूडेंट है, बता रहे थे कि 8 साल की उम्र में शादी हो गया, नवादा के हैं। अब 22 साल उम्र हो गया, अभी तक वाइफ से मिले नहीं है वो। ये सब का उसको बोलते हैं सेकेंड मैरिज, या दूसरा कुछ बोला जाता है। आरण्यक, आरण्यक मतलब जंगल। तो बिहार में 3 जिला है जो आरण्यक वर्ड से बना हुआ है। चंपारण, चंपा अरण्य, यानी चंपा पेड़ का वनस्पति था। सारण, सारण का मतलब क्या हो गया, साल अरण्य। और पूर्णिया पुराना अरण्य है। इसमें अरण्य या वन्य जीव में शैली में रहस्यमय दार्शनिक चिंतन विषयों जैसे आत्मा, जीवन, मृत्यु की प्रधानता है। तो इसमें जब आदमी बूढ़ा हो गया तब क्या किया, जंगल में चले गए, और जंगल में जाके वहां पर अपने जीवन में जितना क्रियाकलाप किए या घटनाक्रम देखे, वो सब का एनालिसिस कर रहे हैं। अब रोटी कपड़ा मकान का समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो गया। अब एडवांस सोचने लगे। जन्म होता है तो आदमी का कैसे होता है, मरण का मतलब क्या है, कुछ न कुछ तो शरीर से निकल गया, जिसको आत्मा कहा गया। तो ये क्या हुआ, दार्शनिक दुनिया में सबसे पहले दार्शनिक जो विषय आया, आत्मा क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, जीवन कैसे चलता है, ये पहली बार यहाँ आया। उसके बाद आया उपनिषद। तो ये उपनिषद क्या हो गया, ये अंतिम हो गया। वैदिक साहित्य का, ओरिजिनल वैदिक साहित्य का अंत हो गया। इसको वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इसमें इसका एडवांस रूप है आरण्य का। दार्शनिक विषय आत्मा। अब आत्मा के साथ परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, माया, मोह, जीवन, मृत्यु, मोक्ष, इहलोक परलोक आदि की प्रधानता है। तो 3 का आरण्यक का एडवांस रूप हो गया उपनिषद, और ओरिजिनल वैदिक साहित्य का ये अंत हो गया। अब अगर ये क्या हुआ, वेदांग। तो वेदांत अलग हो गया, वेदांग अलग हो गया। तो वेद का अंग वैदिक साहित्यों के और जानने और व्याख्या विश्लेषण में सहायक है। जैसे उर्दू हमको समझना है तो उर्दू के लिए क्या हुआ, किस वर्ड का क्या अर्थ हुआ, फिर ग्रामर समझना पड़ेगा। तो 1 से 4 तक वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद को अगर हमको समझना है तो पहले हमको वेदांग पढ़ना पड़ेगा। तो हर एक वर्ड का अर्थ समझ में आएगा। सूत्रकाल, इसके बाद ये ऑर्डर फिक्स है जी, रीअरेंज नहीं कर सकते हैं। सूत्रकाल में साहित्यिक स्रोत के साहित्य, एक होगा स्रोत, गृहस्थ, धर्म और शुल्ब। तो 4 तरह का सूत्र। सूत्र मतलब फॉर्मूला। तो स्रोत का मतलब क्या हो गया, स्रोत का मतलब स्वयं के प्रति कर्तव्य। तो हर एक व्यक्ति का अपने प्रति कर्तव्य है।
जैसे हर एक व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है। अर्थ का मतलब क्या हुआ, आर्थिक उपार्जन। तो हमको क्या है, पैसा कमाना है। क्यों, अपना आवश्यकता, अपने परिवार का, अपने माता पिता खानदान का, दोस्त का आवश्यकता। दोस्त आ गया तो खिलाना पड़ेगा ना, लेकिन कहाँ से खिलाएंगे अगर कमाएंगे नहीं तो हर एक व्यक्ति के लिए अर्थ उपार्जन। फिर क्या हुआ, अर्थ काम। काम का मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख नाक मुंह त्वचा वगैरह 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय की संतुष्टि, यानी अच्छा खाए, अच्छा फील करे, अच्छा देखे, अच्छा सुने। तो वो सब के लिए क्या है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए। गृहस्थ का मतलब क्या, विवाह किए तो कर्तव्य का क्षेत्र बढ़ गया। फिर धर्म, धर्म का मतलब क्या, धारण करने योग्य विचार या सिद्धांत। कोई भी ऐसा विचार जो धारण होने योग्य, जैसे पेड़ को, हरा पेड़ को नहीं काटना चाहिए, ये धारण योग्य विचार हो गया। ये सामाजिक पूरा क्षेत्रीय हो जाएगा। सुलभ हो गया क्या, ये यज्ञ के लिए सूत्र हो गया। स्मृति काल, इसको ना इसमें काफी ये है, इसमें धार्मिक सामाजिक धार्मिक विधि विधानों का वर्णन है। मनुस्मृति प्राचीनतम या प्रथम स्मृति है। तो हम लोग क्या, बहुत सारा इसको जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आया, उसके बाद बहुत सारे यूरोपीय लोग आए, तो उन लोग का 2 उद्देश्य था। एक प्रथम उद्देश्य था आर्थिक उपार्जन लाभ, और दूसरा था कि पूरे भारत के लोगों को ईसाई बनाना। ईसाई बनाने के चक्कर में क्या, यहाँ का जो धार्मिक ग्रंथ है उसको स्टडी करके उसमें डिमेरिट क्या क्या है ये बताना। तो मनुस्मृति, और लेकिन इंटरनेट पर जाइएगा, मनुस्मृति डालिएगा तो पूरा दुनिया के विद्वान लोग हैं, उसको बहुत बड़ाई करता है लोग। तो इंटरनेट पर जाइएगा, मनुस्मृति डालिएगा तो बहुत अच्छा माना गया। फिर महाकाव्य काल, इसमें क्रम सब लिखा गया है जी। पहले महाभारत लिखा गया, तब रामायण लिखा गया। इतिहास कौन सा, पहले रामायण हुआ, पहले शिव आए, तब राम आए, तब कृष्ण आया। लेकिन रचना जो हुआ है पहले महाभारत का हुआ, तब रामायण का हुआ। पुराण, इसमें पुराना काल का आख्यान है, इतिहास है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो फिर जैनिज्म आ जाएगा। देखिए ऋग्वैदिक काल के कहाँ कहाँ आपको भौतिक साक्ष्य मिला, तो वो साहित्यिक साक्ष्य था, ये भौतिक साक्ष्य हो गया, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर बौद्ध जन्म, बौद्ध महात्मा बुद्ध और महावीर का कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे। जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, जन्म का स्थल कहाँ था बुद्ध का, महावीर का जन्म का स्थल कहाँ था, फिर मृत्यु का स्थल कहाँ था, ये डिटेल कर लेंगे। फिर दोनों का जन्म मृत्यु स्थल वर्ष, फिर दोनों का माता पिता कौन था, पत्नी कौन था, बेटा बेटी कौन था, ऑब्जेक्टिव के लिए सब इम्पोर्टेंट है। फिर प्रथम ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ दोनों को, फिर कहाँ उपदेश दिए, फिर कहाँ अंतिम उपदेश दिए। तो ये सब कंपैरेटिव कर लेंगे ऐसे, तो फटाफट मेरा हो जाएगा। देखिए अब आ गया पॉलिटिकल, और उसको मान लेंगे रिलीजियस, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब बौद्ध साहित्य के अनुसार 6ठी सदी ईसा में 16 महाजनपद था, और ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सब था जी, राजवंश टाइप का नहीं था। वैदिक काल में जो भी संस्था था, सभा समिति विधत, ये डेमोक्रेटिक इलेक्टेड था। लेकिन इलेक्टेड होते हुए भी क्या हुआ, जैसे अभी देखिए अभी शुद्ध डेमोक्रेसी है। लेकिन फिर भी क्या, बहुत सारा राजवंश जो है जैसे तैसे मैनेज कर लिया। तो उत्तर से देख के दक्षिण तक जो हम लोग देख रहे हैं सिस्टम, उसमें क्या है, घराना जो है, मुख्यमंत्री थे और उनका घराना चला। कांग्रेस में उसी तरह से समाजवादी, बिहार में राजद है, मायावती है, इस तरह से। तो उसी तरह से पूरा क्या एशिया में चल रहा है, पाकिस्तान में अब खानदान ही चल रहा है। तो ये 16 जनपद था, यानी स्टेट मान लेंगे, प्रोविंस मान लेंगे। तो नॉर्थ में कौन था, साउथ, यहाँ पर क्या सबसे उत्तर में हो गया कंबोज, इसका और अच्छा आ रहा है। अब बिहार का ले लेंगे, तो बिहार में क्या हुआ,
बिहार में 3 हो गया। गंगा के उस पार हो गया बज्जी संघ, जिसको वैशाली कहेंगे। और गंगा के दक्षिण में हो गया क्या मगध, अब मगध के पूर्व में हो गया अंग। ये क्या वो 3 स्टेट। अब इसके तुलना में रिलेटिव करते चले जाएंगे। इसके पश्चिम में गए तो क्या हो गया वैशाली से मल्ल, मल से इधर गए तो क्या हुआ कौशल, कौशल से इधर यमुना को बेस बना लेंगे, यमुना गंगा को बेस बना लेंगे। तो इधर हो गया कुरु, जो महाभारत में है, इसी खानदान कुरु पंचाल आएगा। फिर यमुना के दक्षिण में ये हो गया मत्स्य, सुरसेन, वत्स, काशी। फिर साउथ में अवंती, केदी, और सबसे दक्षिण में ये हो गया। ये सब जो है एनसीईआरटी में दिए हुए बढ़िया से देखिए। इसमें राजधानी सहित है। तो और स्टडी करना आसान हो गया। तो ये सब इंटरनेट में दिए हुए विद कैपिटल। तो सबसे नॉर्थ में क्या हुआ कम्बोज, सबसे उसका क्या हुआ रायपुर, सबसे दक्षिण में क्या हुआ असमक, असमक कहलाता है, अश कर दिया है। पाटली, पाटलिपुत्र था, ये पाटली हो गया। सबसे पूरब में क्या हो गया अंग। ये सबसे उत्तर और सबसे पश्चिम में भी हो गया। गांधार, ये महाभारत में आता है गांधारी, गांधार नरेश की बहन थी, हस्तिना शादी होता है इसे। पंचाल, दो राजधानी है इसका, सुरसेन मथुरा, मत्स्य हो गया विराट नगर। तो फिगर भी समझ लेंगे ना तो मेरा काम चलने लगेगा। अब फिर अब जितना मगध क्या, मगध जो है फिर विशाल होते चला जाएगा, मगध साम्राज्य। तो वो फिर इतिहास में पढ़ना पड़ेगा। देखिए तो कई फोटो इंटरनेट पर दिए हुए, आप वहां से ले लीजिए, सबका राजधानी दिए हुए। तो ये तो अल्फाबेटिकल टाइप से दे दिया है, अरेंज नहीं किया, आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पहले पढ़ लिए, उसके बाद क्या हुआ यमुना के, यमुना से इधर चले आए ऐसे पूरे पंचाल, कौशल, मल्ल, बज्जी संघ, ये यमुना गंगा के नॉर्थ में हो गया। अब यमुना के दक्षिण में मत्स्य से शुरू करेंगे तो मत्स्य से फिर यहाँ चलाएगा। तो ये सब हो गया। अब यहाँ पर कैसे कैसे राजवंश शुरू हुआ। पहले आया बृहदत्त वंश, जो एनसीईआरटी में नहीं देता है जी। दिल्ली वाला किताब यहाँ से शुरू करता है, हर एक वंश में सारा अजीत सारे इंपॉर्टेंट है। तब शिशुनाग वंश, शिशुनाग, और इस तरह से तो कुछ का साल भी याद करना पड़ेगा। फिर नंद वंश आ गया, नंद राजवंश हो गया। उसी समय यूनान का शुरू हो गया, यूनानी सब विदेशी भी शुरू हो गया। इसका संस्थापक था महापद्म, अंतिम था घरान, घरान के सब सिकंदर आया था, अलेक्जेंडर। और इतिहास में जो है काफी विकृत बताया गया इसको। तो मोटा मोटी क्या है, लेकिन सिकंदर को हिम्मत नहीं हुआ अटैक करने का, सिकंदर को अटैक करने का मगध पे हिम्मत नहीं हुआ, यानी योग्य शासक था। तो जो घरान के बारे में लिखा गया है तो वो मोटा मोटी क्या मौर्य काल में बहुत सारा इतिहास लिखा गया, तो उसमें क्या इसको विकृत साबित कर दिया गया। लेकिन सिकंदर अटैक नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं हुआ, तो माना जाएगा कि योग्य शासक था। नंद के पास आ गया मौर्य राजवंश, तो साल याद करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हो गया। ये सेल्यूकस से समकालीन था, सेल्यूकस को हराया भी। बिंदुसार के समय एंटियोकस था। फिर अशोक आ गया। तो ये 3 बड़ा बड़ा राजा हो गया जी, जिसमें से बिंदुसार थोड़ा कमजोर हो गया। फिर क्या हुआ, ये वंश हार गया ना, तो फिर लौट गया। बाद में यूनानी साम्राज्य का इंड हो गया। फिर दोबारा इंडो बैक्टेरियन इंडो यूनानी, तो ये भारत में ऑब्जर्व हो गया।
तो ये लोग क्या हुआ, क्षत्रिय फिर बन गया, यानी राजपूत टाइप का, और फिर भारतीय समाज में ऑब्जर्व हो गया ये। तो ये लोग अलग, इसका आइडेंटिटी नहीं रहा। अशोक के बाद कुणाल मगध का डिवीजन हो गया, और जम्मू कश्मीर का जलौक राजा बन गया। फिर पटना में दशरथ संपत्ति, और अंतिम हो गया बृहदत्त, अंतिम शासक हुए। ये हो गया स्ट्रक्चरल हिस्ट्री। इसके बाद शुंग वंश आ जाएगा, मौर्य वंश के बाद पुष्यमित्र संस्थापक हो गया, देवभूति अंतिम हो गया। इस समय क्या हुआ, 2 अटैक हुआ, डेमेट्रियस द्वितीय का और मिनांडर का मगध पर, लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो अपना राज बचाने में सफल रहे। फिर कानु वंश आया, उस समय इधर शक वंश था, विदेशी है ये। पार्थियन हो गया, तो यूनानी के बाद क्या हुआ, शक, और तब पार्थियन आई। ये पार्थियन में एक ही है, गोंडोफेरेनस। इसका कई राजा में जो इम्पोर्टेंट है एक ही है, इस सब का साल याद करने का जरूरत नहीं है। फिर कुषाण आ गया, तो ये सब विदेशी हो गया। ये सब का कनिष्क इसमें सबसे इम्पोर्टेंट राजा हो गया। अब हो गया गुप्ता वंश। तो गुप्त वंश में क्या हो गया, श्रीगुप्त हो गया, घटोत्कच हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से शुरू हुआ, संस्थापक है। ये दोनों क्या है, ये सातवाहन के सामंत थे। तो सामंत का मतलब क्या होता है, सामंत का मतलब होता है कि गवर्नर, कोई छोटा छोटा एरिया रहेगा, डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक, ये डिस्ट्रिक्ट या बड़ा स्टेट, वो आप समझिए। तो एक तरह से राजा टाइप का था। ये साल याद करने का जरूरत नहीं है सब, ठीक है, यहाँ से साल याद करना पड़ेगा। और इसी समय क्या हुआ, इसी समय 320 में गुप्त संवत आरंभ हुआ। फिर ये इम्पोर्टेंट है, समुद्रगुप्त याद करना पड़ेगा, रामगुप्त, चित्रगुप्त द्वितीय, और फिर ये सब याद हुआ तो हुआ। ये हो गया, पहले तो हमको ये याद करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। उसी तरह सातवाहन राजवंश का भी याद करना पड़ेगा। सातवाहन का हुआ, पहला राजा होगा शिमुख संस्थापक, फिर कृष्ण शतकर्णी प्रथम, फिर हाल किताब लिखे थे गाथा सब, और कोई काम नहीं का, गौतमपुर सतकर्णी, वशिष्ठी पुलमाई या पुलोमा या दक्षिणेश्वरी, और फिर अंतिम हो गया यज्ञश्री। तो ये हायर हो गया, वो सब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये हायर हो गया। अब बिहार में कला, ठीक है, तो जैसे भारत का कला है मौर्य कला, तो मौर्य कला का बिहार का, पहले बिहार का मौर्य कला पढ़े तो पहले बिहार का पढ़ लिए, तो नॉर्थ से चल रहे हैं। तो वाल्मीकि नगर से साउथ में आएंगे, तो ये तो वाल्मीकि नगर मौर्य कला नहीं है, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, और साउथ में आएंगे तो अरेराज, और साउथ में आएंगे तो केसरिया, और साउथ में आएंगे तो हमको मिल जाएगा वैशाली। वैशाली के नीचे आएंगे तो मिल जाएगा पटना। तो ये सब क्या हुआ, गंडक नदी के किनारे किनारे। तो नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो हमको पटना तक, पटना के नीचे फिर आएंगे तो पटना में 2-3 चीज हो जाएगा। देखिए फोटो सबका, देखिए ये क्या हुआ, ये हो गया आपको लौरिया नंदनगढ़ का बौद्ध स्तूप है। ये मेरा फोटो खींचा हुआ है, आप लोगों को विश्वास नहीं होता, देखिए मेरा फोटो है यहाँ पे। ये हो गया क्या, लौरिया नंदनगढ़ का रॉक पिलर, देखिए रॉक पिलर हो गया। ये हो गया रामपुरवा का पिलर, देखिए बच्चा सबसे पता चल रहा है क्या इसका मोटाई है। ये हो गया नटुआ बैल, रामपुरवा में 2 पिलर मिला, एक पर हेड था रामपुरवा का नटुआ बैल, ये देखिए, और दूसरा क्या होगा सिंह। ये हो गया क्या, ये फोटो खींचा हुआ मेरा, देखिए हम है ना इसमें, हम लोग का तो ये का इसका पिलर हेड नहीं है ये, अरे राज हो गया ये, देखिए ये हो गया आपका, इसमें लिखा हुआ लिपि है। ये हो गया वैशाली, वैशाली का हो गया का स्तूप प्लस रॉक पिलर और बौद्ध विहार। देखिए ये सब है, ये सब देखते रहिएगा, पढ़ते रहिए भैया। पटना आ गए, कुमरार हो गया, ये हो गया चामरधारनी यक्षिणी, ये हो गया बराबर की पहाड़ी गुफा, ये पहला गुफा हो गया, ये पहला गुफा हो गया। ऐसे आपको यहाँ से एंटर करना है। इसके पीछे जाएंगे ना तो पीछे आपको फिर ये मिलेगा,
पीछे है, इसी एक ही पत्थर में है, ये देखिए पीछे हो गया। चलिए क्लास ये यूपीएससी का पीटी का बैच शुरू कर रहे हैं। तो यूपीएससी का पीटी बैच कर लेगा तो बीपीएससी के लिए अलग से कल 15% पढ़ना पड़ेगा। जेपीएससी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सब के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा 35%। ये ज्योग्राफी का इकोनॉमिक छोड़ के सारा सेक्शन, एंथ्रोपोलॉजी सब हम कराएंगे। देखिए लता गुड़ी से फोटो खींचे हैं। तो एक IAS अकेडमी ज्वाइन करने के लिए आपको 15 दिन तक फ्री क्लास चलेगा जी, 1 अप्रैल से। इसमें क्या हुआ, प्ले स्टोर में जाइए रमेश IAS अकेडमी पटना। तो ये हो गया कि आप फिर 15 दिन के बाद फिर एडमिशन लेना पड़ेगा अंदर। और दूसरा तरीका क्या, जो अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी बैच 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, अभी 50% डिस्काउंट है अप्रैल तक। ये सब वर्कशॉप हो गया, ये सब वर्कशॉप हो गया। आज जो है आपका ये चल रहा है, ये सवेरे हुआ था और ये अभी हुआ। इस बार कल 9 बजे से भौतिक हो गया, फिर ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2 क्लास है, शाम में फिर तीसरा हो जाएगा 8 से 9। तो कल भी आपका 3 वर्कशॉप है। चलिए ओके, थैंक यू।